हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर पवन दहिया आज आपको हमारे हिस्ट्री के चैप्टर 2 जो कि इस साल के लिए हमारा चैप्टर 1 है, लेखन कला और शहरी जीवन, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा लेखन कला से संबंधित। तो लेखन कला का विकास कैसे हुआ, साक्षरता इत्यादि, ये सारी चीज़ें। तो बेटा हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, लेखन कला का विकास। अब बेटा लेखन कला का विकास कैसे होता है? भाषा से होता है। और भाषा में क्या होता है? उच्चरित ध्वनियाँ, यानी कि जो हम बोलते हैं उनका एक मतलब होता है। जैसे मैंने कहा खाना खा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि खाना खाने को कह रहा हूँ। इसे मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। या तो हम मौखिक बोल देते हैं या शब्दों से हम भाव अपने अभिव्यक्त कर देते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। यानी कि लिखना एक्चुअल में क्या है, जो हम बोल रहे हैं उसी का ही लिखित रूप है। अब हम देखते हैं इसको कि जब हम लेखन के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में हम पहले लिपि के बारे में बात की जाती है कि जो उच्चरित ध्वनियाँ हैं जो बोल रहे हैं वो किन संकेतों के द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी, कैसे वो लिखी जाएंगी जो हम बोल रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर उस टाइम पे बैल बोलना होता था या बैल का सिंबल था ये वाला एरिया, अगर हम ऐसी एक चित्र बना रहे हैं ऐसा, इसका मतलब है बैल। अनाज और मछली, ये अनाज और मछली का संकेत है। ये संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, और ये नाव है। तो हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं मिली, इनको हम इंग्लिश में टैबलेट्स बोलते हैं, वो लगभग 3200 ईसा वर्ष पुरानी है। यानी कि अगर हम आज से लगाएं तो लगभग लगभग 5220 ईसा वर्ष पहले की हैं। उनमें क्या होता था कि चित्र जैसे होते थे, चिन्ह और संख्याएं दी गई थी, जो हमें बोलना होता था उसे हम ऐसे सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे नहीं आजकल की तरह की इंग्लिश में ABCD लिख दिया, क ख ग घ लिख दिया, ऐसा नहीं होता था। तो अब हम देखते हैं वहाँ जैसे बैल, मछलियाँ, रोटियाँ, इनकी लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं। अब ये इतनी सारी सूचियाँ वहाँ पर कहाँ से मिली हैं, क्यों मिली हैं? ये है वहाँ के दक्षिणी शहर उरूक, उनके मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की एक लिस्ट होगी। एक बार बेटा हम उरूक की लोकेशन देख लेते हैं जिससे कि आप थोड़ा सा ढंग से समझ पाएँ। ये हमको मालूम है दजला और फरात, ये दो नदियाँ हैं जिनके आसपास हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता फली फूली। इसके दक्षिण में हमने पढ़ा था कि एक उपजाऊ क्षेत्र है, वैसे तो रेगिस्तानी क्षेत्र है लेकिन फिर भी ये उपजाऊ क्षेत्र बना देती हैं दजला और फरात नदियाँ। यहाँ पर ये शहर है, एक ये है उरूक और एक ये है उर। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? उरूक की। ये एक ऐसा शहर था जहाँ पे व्यापार होता था, काफ़ी चीज़ों का आयात और निर्यात किया जाता था। तो उन्हीं आयात और निर्यात के लिए लिखना पड़ता था, तो इसलिए बहुत सारी सूचियाँ ऐसी मिली हैं। सीधी सी बात है, लेखन कार्य कब शुरू हुआ? जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी। जब हिसाब किताब है कि भाई कितना माल गया, कितना माल आया, क्या चीज़ गई, क्या चीज़ आई, अब याद तो कोई कितना रखेगा, तो इसलिए लिखने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि हम जानते हैं कि ये मेसोपोटामिया सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और शहर में व्यापार का, लेन देन का एक काफ़ी अधिक महत्व हमने पाया है। और इस लेन देन को प्रॉपर तरीके से रखने के लिए क्या होता था, वहाँ पर इनको लिखा पढ़ी करनी पड़ती थी। इसी से ये पहली पट्टियाँ मिली हैं जिनमें ये चीज़ें मिली हैं। ये देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पट्टिका है, इसके दोनों साइड हैं, फ्रंट और बैक। एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका जो दोनों ओर कीलाक्षरों में लिखी हुई है, ये हम पढ़ेंगे कीलाक्षर क्या चीज़ है। एक गणितीय अभ्यास, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पट्टिका के अग्रभाग यानी आगे वाले भाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज है और उसके आसपास कुछ रेखाएं अंकित हैं। हम देखते हैं कि अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए हैं। जो हमें लिखना है यहाँ पर प्रेस कर देते थे, दबा देते थे, ताकि गीली मिट्टी पर उसका निशान पड़ जाए। अब ये सब करते कैसे थे ये समझें। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। कैसे लिखते थे वो समझते हैं। लिपिक
लिपिक किसको बोलते हैं? लिखने वाले को। चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंथ कर थाप कर ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिससे वो आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। क्या किया? मिट्टी, चिकनी मिट्टी ली, उसको गीला किया, फिर उसको गूंथ दिया और एक ऐसा टैबलेट की शेप दे दी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद उसको वो क्या करता था, सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था ताकि ढंग से लिखा जाए। और सरकंडा है, एक पौधा होता है, उसकी तीली की नोक, उसकी जो नोक होती है, तीखी नोक, उससे वह उस नम चिकनी सतह पर यानी गीली चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह क्यूनिफॉर्म बना देता था। अच्छा बेटा, आप समझें, पहली लिपि कौन सी है? सबसे पहले लिखे गए जो अक्षर थे कौन सी लिपि में लिखे गए थे? कीलाकार में या क्यूनिफॉर्म में? अच्छा, जब एक बार लिख दिया, ये पट्टिकाएं धूप में सुखा दी जाती थी तो वो पक्की हो जाती थी। गीली थी, धूप में सुखाई, पक गई। अब वो मिट्टी के बर्तन जैसी ही मजबूत हो गई। अब इन पर कोई भी जो हिसाब हमने जिसके लिए ये पट्टियाँ यूज़ की थी, जब वो हिसाब हमारा पूरा हो गया तो फिर तो उनकी ज़रूरत थी नहीं इन पट्टियों की। तो उस वक्त क्या करते थे? इनको फिर फेंक देते थे। एक बार जब ये पट्टियाँ सूख जाएंगी तो इन पे कुछ और तो लिखा नहीं जा सकेगा, यानी कि ये एक पक्का सौदा बन जाती थी कि एक बार जो इस पे लिख दिया वो चेंज नहीं किया जा सकता है, ना ही उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है। इस इसलिए हर बार हमें एक नई पट्टी की ज़रूरत होती थी जब भी कोई सौदा करते थे। अब इतनी सारी अलग अलग वहाँ पे पट्टियाँ मिली है, उसका कारण यही है कि हर छोटे मोटे सौदे के लिए भी एक पट्टी का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं और इसी वजह से वहाँ के बारे में हम इतना कुछ जानते हैं। क्यूनिफॉर्म या कीलाकार, ये लैटिन शब्द है क्यूनियस, जिसका मतलब क्या होता है? खूंटी, और फॉर्मा होता है आकार, यानी कि खूंटी के आकार से हम ये बनाते थे सरकंडे की तीली से। लगभग 2600 ईसा पूर्व में, अभी हमने बात की थी 3200 ईसा पूर्व की, अब हम बात कर रहे हैं 2600 या 2600 ईसा पूर्व। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो ईसा पूर्व में क्या होता है? वो घटता है। अभी हम देख रहे हैं साल 2020 चल रहा है, अगले साल आएगा 2021। लेकिन अगर यही ईसा पूर्व का साल होता तो 2020 के बाद अगला साल एक कम होके आता 2019। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास जो वर्ण है वो कीलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। पहली भाषा इनकी हम सब जानते हैं कि कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सुमेरियन भाषा। अब क्या होता था? पहले तो हिसाब केवल हिसाब किताब के लिए हम लेखन कार्य इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब शब्दकोश यानी डिक्शनरी बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, यानी अगर जमीन खरीद बेच रहे हैं तो उसके लिए भी अब ये पट्टिकाएं बनने लगी। राजा के कार्यों का वर्णन कि भाई राजा क्या कर रहा है और कानून क्या है, उनको भी दिखाने के लिए आम जनता के लिए भी ये पट्टियां बनाई जाने लगी। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन, सबसे पहली नॉन लैंग्वेज कौन सी है? सुमेरियन। इसका स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा ने ले लिया? अक्कदी भाषा ने। तो सेकंड भाषा कौन सी हो गई इनकी? अक्कदी भाषा। और ये अक्कदी भाषा है, इसमें कीलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी तक, यानी कि 2000 से भी ज़्यादा वर्षों तक यही रिवाज चलता रहा कीलाकार लेखन का। अब हम इनकी लेखन प्रणाली की कुछ विशिष्टताएं हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह अकेला व्यंजन नहीं था, जैसे हम लिख दें एम या ए, ऐसा नहीं था, लेकिन अक्षर होते थे जैसे पुट, ला, इन सब के लिए लिखा जाता था। तो इस प्रकार जो मेसोपोटामिया के लिपिक थे, जो लिखने वाले थे, उनको सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे, हर अक्षर के लिए एक चिन्ह। और उसको ये अक्षर जो पट्टिका है वो गीली मिट्टी वाली, जब तक वो सूख जाए उससे पहले ही पहले लिखने होते थे। अगर वो बहुत सोच सोच के लिखेगा तो जब तक लिखेगा तो पट्टी हमारी सूख जाएगी और उस पर कुछ लिखा नहीं जाएगा। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मेमोराइज करना, याद रखना बड़ा ही मुश्किल काम था। इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। आजकल हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं, हम लिख लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं आराम से, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को
एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना, यानी कि जो बोल रहे हैं उसको दृश्य रूप में, लिखित रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। ये माना जाता था कि भाई ये लिख पा रहा है, इसका मतलब देख कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी है। और उस वक्त ये बहुत बड़ी बात भी थी। अब बात करते हैं हम साक्षरता की, लिटरेसी की, कि मेसोपोटामिया में लिटरेसी रेट क्या था, कितने लोग पढ़े हुए थे, कितने नहीं थे। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। ये ट्रू या फॉल्स में आ सकता है बेटा एक नंबर का, कि मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे, सही है या गलत है। इसका कारण क्या था? क्योंकि चिन्हों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, सैकड़ों में थी, और ये बहुत ही टेढ़े मेढ़े थे। ऊपर जो हमने देखा कि बैल के लिए अलग चिन्ह और वो मछली और अनाज के लिए अलग, ये बड़ा ही मुश्किल था। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था, यानी पढ़ा लिखा होता था, तो वो ये चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में, यानी कि जो उसके नाम से अभिलेख बनाए जा रहे हैं, पत्थरों पर या शिलाओं पर खुदाई करके बनाए जा रहे हैं, तो उसमें उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। क्या? कि वो पढ़ सकता था। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, और उसकी शुरुआत कैसी होती थी? मेरे अमुक मालिक को, यानी कि मेरे डैश मालिक, जो भी मेरे मालिक है, राजा का नाम को, उनका अमुक सेवक, यानी कि जो सेवक लिख रहा है उसका नाम, निवेदन करता है मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। इसका मतलब वो किसको बता रहा है? अपने राजा को इस बारे में। इसके बारे में एक पौराणिक काव्य के एंड में थोड़ा सा लिखा गया है, इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराए, यहाँ तक कि ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। ग्वाले कौन होते हैं बेटा? दूध बेचने वाले। अब हम देखते हैं कि लेखन कला का प्रयोग है ये किस प्रकार हुआ, और इससे संबंधित हम एक घटना को जानेंगे अभी। एक शासक थे एनमरकर। ये कहाँ के शासक थे बेटा? उरुक के शासक, यानी कि राजा थे। तो उनके बारे में लिखे एक महाकाव्य में एक बताया गया है कि उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, बहुत सुंदर, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। उरुक नाम लेने की जरूरत नहीं थी, शहर कह दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि उरुक की बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि व्यापार से इसकी क्या घटना है, ये संबंधित कैसे रही है। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एनमरकर के साथ जोड़ा जाता है। जो महाकाव्य है जिसमें बताया गया, उसमें बताया कि उन दिनों व्यापार क्या होता है ये कोई नहीं जानता था, कि व्यापार क्या चीज़ होती है। एनमरकर है वो अपने शहर में एक सुंदर मंदिर सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था। बेटा लाजवर्द को हम लेपिस लेजुली बोलते हैं, माइनक्राफ्ट खेलने वाले बच्चे इसको ढंग से जानते होंगे, लेपिस लेजुली को। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत कहाँ पर भेजा? अरट्टा में। देश का नाम था अरट्टा, सुदूर देश, यानी कि दूर का एक देश था, उसके शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया कि भाई मैं जा रहा हूँ। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार, इसमें दिशा का कैसे पता लगाया उसने? जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा नॉर्थ को पॉइंट आउट करता है, तो इससे हम बाकी दिशाओं का पता लगा सकते हैं। और दिन में किससे पता लगाया उसने? सूरज से, क्योंकि सूरज हमको मालूम है पूर्व से उगता है। रास्ते में आने वाले जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे उनको लांघने के लिए ऊपर चढ़ा उतरा। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले, तलहटी का मतलब पहाड़ के नीचे रहने वाले सूसा नगर, नगर का नाम क्या है बेटा? सूसा के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। यानी कि जब वो ऊपर था पहाड़ के ऊपर, तो नीचे वाले लोग जाहिर सी बात है बहुत छोटे छोटे दिख रहे होंगे उसको, तो इसलिए उसने ऐसा कहा है। उसने बहुत सारी पर्वतमालाएं पार की। अब जो दूत है वो अरट्टा के मुखिया के से लाजवर्द या चांदी तो नहीं ला पाया, और उसे बारंबार यानी कि लगातार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अब उसने कहा होगा उसको, शासक को, कि भाई मेरे को ये चीज़ें चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाई। इसके बावजूद हुआ क्या कि वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा थे की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। यानी कि अरट्टा के मुखिया को कभी तो डराता कि मेरे मालिक ये कर देंगे अगर नहीं दी तूने चांदी या लाजवर्दी मणि तो, या कभी कहता
कि भाई तुम हमारे लिए ये कर दो, हम तुम्हारी कभी रक्षा कर लेंगे, या कुछ कुछ तरीके के आश्वासन देता रहा कि हम तुम्हारे लिए अनाज ले आएंगे, इस टाइप की चीज़ें। अब इन चक्रों से जो दूत था वो इतना चकरा गया कि अपनी बात को ढंग से वो बता नहीं पाया कि क्या कहना चाहता है, परेशान हो गया। और उसने एनमरकर के संदेशों को घालमेल कर दिया कि कहना कुछ चाहता था, ऊट पटांग बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब राजा एनमरकर ने क्या किया, राजा एनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई, यानी कि एक टैबलेट बनाई, और उस पर शब्द लिख दिए। शब्द वही जो वो कहना चाह रहा होगा कि भाई मेरे को चांदी चाहिए, लाजवर जो भी है। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था, इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं मिली थी। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी, तो शासक है उसने उसकी जांच की। उच्चरित शब्द कील यानी कीलाकार शब्द थे। उसे देखते उसकी त्योरियां चढ़ गई, लेकिन वो पट्टी को देखता रहा। अब त्योरियां क्यों चढ़ गई, क्योंकि या तो हो सकता है उसको समझ नहीं आया होगा कि लिखा क्या हुआ है, क्योंकि उस वक्त सभी पढ़े लिखे तो थे नहीं। या वो ये सोचता होगा कि अच्छा वो इतना बन रहा है कि मेरे को लिख कर भेज रहा है, ऐसा कुछ भी कारण होगा, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है त्योरियां क्यों चढ़ी। अब इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि सबसे पहले राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की। कौन सा राजा, राजा एनमरकर, यानी कि जो राजा थे उसने ही व्यापार चलाया सबसे पहले, और लिखने की भी व्यवस्था उसने ही की। इसके अलावा ये जो काव्य है ये और क्या बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने, किस चीज के लिए, सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही, अब ध्यान से सुने, उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की झलक भी मिलती है। यानी कि जो मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति है वो कितनी उस वक्त हाई लेवल की थी कि उनको लिखना भी आता था। उस वक्त विश्व में कहीं और किसी को शायद ही लिखना आता था जब इन्होंने ये चीज़ लिखी। चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए ये पार्ट में हम इतना ही जान रहे हैं, इससे आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।